हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का क्लास है 12 के हिंदी का। जैसा कि साइंस वाले विद्यार्थी प्रायः कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो क्या करते हैं, हिंदी को इग्नोर करके चलते हैं और हिंदी पढ़ते ही नहीं। इसलिए हमने आपके लिए लेकर आया है, MSS एकेडमी आपके लिए लेकर आई है हिंदी का क्लास, जो 100 नंबर में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 95 नंबर्स अचीव करके ला कर दें, जिसमें सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, उसमें आप लोगों को भी भागीदारी होनी चाहिए। आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी नंबर आ सकता है। 3 दिन से हमारा क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, हम 12 दूना 24 और 3 27 या 26 चैप्टर जो भी हो, सभी का परिचय देते हुए किस चैप्टर में क्या है, उनके लेखक कौन है, उनके माता पिता कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग बातचीत करेंगे अर्थात हमारा चैप्टर ही है बातचीत, लेकिन वह बातचीत करने का ढंग कैसा होना चाहिए, आखिर लेखक ने बातचीत को क्यों, चैप्टर का परस्पर जो शीर्षक है उन्होंने बातचीत क्यों रखा, क्योंकि बातचीत हम लोगों को करने नहीं आता। आइए आज बालकृष्ण भट्ट की आवाज़ में बालकृष्ण भट्ट के शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविक बातचीत कहा किसे जाता है। तो सबसे पहले चैप्टर के प्रारंभ होने से पहले हम लोग लेखक का परिचय करते हैं। तो आइए आज भी हम लोग उसी लेखक का परिचय करते हुए जानते हैं कि आखिर बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो आइए, तो सबसे पहले बात यह है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844 ईस्वी में हुआ था और बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1941 ईस्वी को हुई। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ, जन्म 23 जून 1844 में। जून और जुलाई, जन्म हुआ 44 में और देहांत हुआ 1914 में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में, और बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा जगाई, अर्थात हाउसवाइफ थी उनकी माँ, गृहिणी थी, एक अच्छी गृहिणी थी जो एक अच्छे महिलाओं के रूप में परिचय दिया और बालकृष्ण भट्ट के अपने बेटे के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा जगाई, रुचि जगाई। बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। बालकृष्ण भट्ट का वृत्ति, यहाँ पे आ का मात्रा छूट गया, गेट थोड़ा सा लगा दीजिएगा, लाइट इधर आ रहा है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की काश्यस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन। बालकृष्ण भट्ट की रचना इस प्रकार जो है, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा पास की और ये वहाँ के स्कूल में प्राध्यापक के भी काम किए, अर्थात ये शिक्षक के रूप में भी काम किए। कौन? बालकृष्ण भट्ट, जिसके पिता एक महज व्यापारी थे और उनके पुत्र इतने अच्छे, इतने उपन्यासकार, इनके उपन्यास जो हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास है वह रहस्य कथा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की कौन सी विधा है। ऑप्शन में दे देगा कहानी, ऑप्शन में दे देगा निबंध, उसके बाद उपन्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये देखना है कि आखिर उपन्यास कौन कौन सा है। तो उपन्यास रहस्य कथा उपन्यास के रचनाकार कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को उनका निधन हुआ। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी,
सद्भाव का अभाव, ये सब बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ, ये सब उनके क्या है, उपन्यास है, जिसके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट है हमारे नाटक। उन्होंने नाटक भी लिखा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक पद्मावती, किरातांजनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी, एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सभी के सभी क्या है, इनकी कहानी है बाल कृष्ण भट्ट का। यही नहीं, इनकी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इन्होंने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हैं। 1, 2, 5, 100, 200 नहीं, 1000 निबंध लिखे हैं, जिसमें 100 निबंध इनके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आइए, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया। नाटक के बाद है प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, ये प्रहसन है। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, इन्होंने प्रहसन भी लिखे, जिस प्रहसन का नाम है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन इत्यादि जो है, और भी इन्होंने प्रहसन लिखे। प्रहसन का अर्थ ही होता है हंसी वाला पॉइंट, हंसी वाली बात है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बेढप बनारसी जी का क्लास 8 में, चिकित्सा का चक्कर। उनको बड़ा मन रहता है क्या, काश हमें भी एक बार पेट में दर्द करे, हमें भी एक बार तबीयत खराब हो तो लोग हमें देखने के लिए आए। उनको ऐसा मन हुआ। एक बार संजोग हुआ भी यही, पूरी जिलेबी दबाकर खा लिए, पेट में दर्द चालू। अब बेचारा पेट के दर्द से समझिए बेचैन। कौन? बेढप बनारसी जी। उनका प्रहसन कविता कहानी है, प्रहसन है। होता क्या है कि डॉक्टर आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन उनके पेट का दर्द नहीं जाता। फिर एक वैद्य आते हैं और कहते हैं आपके दर्द को मैं ऐसे भगाऊंगा जैसे भारत से अंग्रेज भागा था। अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन बेढप बनारसी जी के पेट का दर्द भागा नहीं। वो प्रहसन है। ठीक उन्हीं का ये प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, जस करनी तस भोग हुदाता, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब प्रहसन है। किनके? बाल कृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद है निबंध। ये भी बाल कृष्ण भट्ट के ही 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिनमें 100 से ज्यादा इनका महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रह प्रकाशित बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। कुछ प्रश्न अब आते हैं, आगे देखिए। ये था निबंध, और आपका काम रहेगा या तो वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट लेके, या आपके पास यदि गोधूली भाग 2 हो तो उसमें से लेखक का नाम, लेखक तो बाल कृष्ण भट्ट हो गए, उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, उनके कहानी कौन कौन से हैं, एक बार लिख के एक बार मात्र पढ़ लेना है, ताकि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नजर आए आपका दिमाग क्लिक करे कि नहीं ये उपन्यास है, ये कहानी है, या प्रहसन है, या निबंध है। तो ये काम आपको करना है। सिर्फ इतना याद करने से नहीं होगा कि बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं। हो सकता है आपको दे दे 100 अजान 1 सुजान, उसके लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, उनके लेखक कौन है? ये भी दे सकता है। तो एक बार आप उसको देख लेंगे। वैसे जब हमारा ऑब्जेक्टिव का सारांश होगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो उसमें जो है अधिकतर क्वेश्चन को हम इतना बार रिपीट कर देंगे कि आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। अब है पाठ का सारांश, निबंध, जिसके नाम है बातचीत। तो आइए बातचीत करते हैं। इसका मूल बात हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में लेखक कहते हैं यदि हमको आपको वाक शक्ति नहीं होता तो जरा सोचिए संसार, ये सृष्टि कैसा होता। बातचीत में इन्होंने सबका बातचीत का ढंग जो है बड़ा निराला होता है। बातचीत करने में जब दो सहेली बातचीत करने में लग जाए तो समझिए तो एकदम आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। 2 बूढ़ी का बातचीत जो है अक्सर पुतोह का जो है खिस्सा पिहानी होता है। 2 बूढ़े व्यक्ति का जो बातचीत होता है वो अक्सर जमाने का जो है शिकायत करते हैं
कि ये जमाना कैसा आ गया। वहीं पर दो लड़के का यदि बातचीत हो स्कूल में तो अक्सर क्रिकेट की बातचीत होती है। तो इस प्रकार सबका बातचीत का जो ढंग है वो बड़ा निराला होता है। और बातचीत जब एक बार बातचीत का विषय जब छिड़ जाए तो न जाने कितने समय तक बातचीत चलता रहता है, ये पता नहीं चलती है, समय बीत जाता है। तो हर इंसान को बातचीत करने में मज़ा आता है, बातचीत करना अच्छा लगता है। और बातचीत के बिना, बातचीत करने से मन का बोझ समझिए तो हल्का हो जाता है। इसीलिए बातचीत करना भी चाहिए। और हमारे ऑफलाइन के एक विद्यार्थी पूरे एकदम उदास, डबल स्टैंड लगा बैठे हैं। पढ़ाई में कभी भी स्टैंड नहीं लगना चाहिए, एक तो सिंगल स्टैंड, आप डबल लगा दिए। चलिए, सारांश जो है चैप्टर का सारांश समझ लिए, तब कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रतिनिधित्व निबंधकार तथा हिंदी निबंध के आरंभिक उन नायकों में से एक है। उन्होंने बहुत ही आत्मीय ढंग से निजी स्पर्श देते हुए लोक रंजक प्रसंगों के द्वारा बातचीत करने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ पर उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसके हिसाब से बातचीत करने का जो तरीका है, बातचीत करने का जो उनके मन में विचार है कि आखिर बातचीत का विषय कैसा होना चाहिए, किस बातचीत को आप बेहतर कहेंगे जिसमें सुनने वाले को भी फायदा हो और सुनाने वाले को भी फायदा हो। बातचीत का विषय कुछ ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कुछ पश्चिमी देशों के, यूरोपीय देशों की जो बातचीत का जो ढंग है वो बड़ा निराला होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कहा गया है, उसकी भी चर्चा किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी के विचार। उनका विचार कैसा था? बातचीत का आधार मनुष्य का वाक शक्ति है, यानी मनुष्य का जो बोलता है, जो आवाज मुंह से निकलती है, यदि न निकलता तो ये पूरी सृष्टि जो है गूंगी के रूप में होता है। जरा सोचिए, यदि ये वाक शक्ति नहीं होता तो हम अपना भाव को, अपने विचार को आप तक कैसे कहते? एक मिनट के लिए सोच के देखिए, यदि 1 घंटा के लिए कहा जाए कि मुंह से कुछ नहीं बोलना है तो सोचिए ये दुनिया कैसा होगा। बड़ा अजीब सा लगेगा, ना आप अपने मन के बात को कह पाएंगे, ना हम अपने बात को कहें। तो इस बातचीत का जो आधार है, उन्होंने, लेखक ने कहा कि मनुष्य का जो वाक शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, वही बातचीत का आधार है। अगर मनुष्य वाक शक्ति संपन्न नहीं होता तो उसकी क्या दशा होती, इस चिंता के साथ लेखक ने निबंध का प्रारंभ किया है। और लेखक को इस बात की चिंता है, लेखक ने इस बात की चिंता के साथ चैप्टर को प्रारंभ किया, निबंध को आरंभ किया कि यदि इंसान को वाक शक्ति नहीं होती तो संप्रेषण कैसे करते, अपने भाव को कहते कैसे और दूसरे के भाव को समझते कैसे। इस वाक शक्ति के अनेक रूपों में बातचीत और व्याख्यान की भिन्नता बतलाते हुए लेखक कहता है कि स्पीच से बातचीत का ढंग निराला होता है। स्पीच से बातचीत का ढंग, स्पीच से कई अच्छा है बातचीत का ढंग, बड़ा निराला होता है। स्पीच, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, दूर से आए हुए हमारे साथी, स्पीच दे रहे हैं कोई, उससे बेहतर ढंग है किसका? बातचीत का। बातचीत में यदि किसी विषय को लेकर बातचीत किया जाए, यदि किसी सब्जेक्ट को लेकर बातचीत किया जाए तो उसका ढंग ही कुछ और होता है, मन भी लगता है, अधिक से अधिक बातें याद भी रहती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि बातचीत का जो ढंग है वो स्पीच से बातचीत का ढंग निराला होता है। बातचीत में कोई नाज नखरा नहीं होता, किसी मार्मिक और चुटकुली बात द्वारा कतरक ध्वनि नहीं कराई जाती, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का प्रभाव जमने का प्रयास निहित नहीं होता है। स्पीच जब करते हैं, स्पीच जब देता है, कोई भाषण देता है, तो प्रभावशाली हुआ कि नहीं इस बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बातचीत में प्रभावशाली दिखाने की जरूरत नहीं होती है। बातचीत का ढंग घरेलू होता है, इसमें दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप करते हैं और कोई चुटकुली बातें आ जाती है तो हंस पड़ते हैं। बातचीत का जो ढंग है वो बड़ा निराला होता है, इसमें दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक संलाप करते हैं। दो सखी का, दो लड़की का यदि बातचीत हो, कोई तीसरा आ जाए तो विषय बदल देता। हाँ, वो नोट्स जहाँ देते रहिए बहिना, अब बातचीत चलते रहे कोनो और प्रसंग पर, तीसरा आदमी आ जाए तो बातचीत का जो है रूट जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
तो इसीलिए बातचीत का ढंग निराला कहा गया है। अब है इसमें दो आदमी की ही बातचीत होती है, और असल बातचीत भी सिर्फ दो आदमी के बीच में होती है, चाहे दो लड़के हो या एक लड़का एक लड़की हो या दो लड़की हो, कहीं भी बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच? दो व्यक्ति। जब बातचीत हो दो व्यक्ति के बीच तो दिल का पन्ना, दिल का किताब पूरा खुला रहता है, लेकिन तीन आदमी के बीच आज तक किसी का किताब नहीं खुला, चाहे वो प्रेम की बात हो या कोई और गुप्त बातें हो। जब दो इंसान होते हैं तभी पूरे दिल का पन्ना खुलता है, पूरे का पूरे किताब खुलता है। हम किताब गलत बात करें, पूरे का पूरे लाइब्रेरी खुल जाता है बातचीत के दो आदमी हो तब। अब है तो बातचीत का संलाप प्रेम पूर्वक दो आदमी करते हैं, और कोई चुटकुली बातें यदि आ जाती है बातचीत के दौरान तो हंस पड़ते हैं। लेखक के शब्दों में घरेलू बातचीत मन को रमाने का ढंग है। इसमें स्पीच का संजीदगी बेकदर हो थक्के खाती फिरती है, और ये जो बातचीत के बात घरेलू जो है, घरेलू बातचीत मन को रमाने का ढंग है। मन नहीं लग रहा है तो बातचीत कर ली, मन बेचैन सा है तो बातचीत कर लिए, रिजल्ट अच्छा आया तो पूरे दुनिया के सामने, रिजल्ट खराब आया तो घर में रहकर बातचीत कर ली। तो इस प्रकार जो है बातचीत का ढंग के बारे में लेखक कहते हैं, जिस तरह खाने पीने चलने फिरने से जिंदगी मजेदार बनती है, उसी तरह बातचीत मन को मजेदार बनाने का आधार है। इस दुनिया में यदि दोस्त न हो, सखी सहेली न हो, माता पिता न हो, और एक बातचीत वाक शक्ति जो है मनुष्य भगवान ने बहुत अच्छा दिया कि इंसान अपना दर्द अपना दुख को व्यक्त कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार खाने पीने से चलने फिरने से जिंदगी मजेदार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत करने से मन को मजेदार बनाने का आधार है मन के भीतर जमी कुंठा, मवाद, धुआं, शिकायत और गर्द गुब्बारा बाहर निकल जाता है। क्या करने से? बातचीत करने से। इसीलिए जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी हो तो जिंदगी में एक दोस्त तो जरूर ऐसा बनाइए जिसके साथ आप बातचीत कर सके, मन के हर एक बात को बता सके, चाहे वो पिया जी की बात हो या माँ का बात हो या पिता का बात हो या दोस्त के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ हो। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने मन के बात को कह सके। मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का हो जाता है। और चित्त का अर्थ होता है मन। चित्त हल्का हो, आनंद अनुभव करता है। जिनको बातचीत की लत पड़ जाती है वे घंटे इसमें मग्न रहते हैं, और खाने पीने की क्या जरूरत, काम की भी उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा का अर्थ हुआ अनादर कर देते हैं, काम भी भूल जाते हैं। अक्सर देखे होइएगा बातचीत जब बातचीत करने लगे, जैसे एक नई नवेलन दुल्हन का विवाह हो कि यदि वो नहीं सहेली से मिले तो बातचीत 1 घंटा होगा कि 2 घंटा ये पता नहीं, भगवान जाने क्या बातचीत होता है, लेकिन बातचीत का जो समय होगा वो बहुत लंबा हो जाता है। इस प्रकार जो है बातचीत में इंसान काम को भी क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, काम को भी भुला जाते हैं। यहाँ तक कि भूख भी आदमी का मिट जाता है। कब? जब बातचीत का जंग एक बार छिड़ जाए तब। बातचीत में सहभागिता की सीमा क्या हो, इस विषय पर लेखक ने विचार किया है। आखिर बातचीत की सहभागिता की सीमा क्या होना चाहिए, इस विषय पर लेखक ने विचार किया है। लेखक ने एडिसन का मत उद्धत किया है, यानी लेखक ने एडिसन का मत क्या है, एडिसन क्या विचारधारा के थे, एडिसन क्या मानते थे बातचीत को लेके, उसके मत को उन्होंने उजागर किया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ऐसा बात किसने कहा? एडिसन ने कहा। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि 2 व्यक्ति ही एक दूसरे के सामने सही रूप से अपना दिल खोल पाते हैं। अगर 3 हो जाए तो औपचारिक आने लगती है, औपचारिकता आने लगती है, बात सही से नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा गया है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच अर्थात 4 कान होना चाहिए, 6 कान नहीं, क्योंकि 6 कान में बात गया तो बात कितना दूर तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन 2 व्यक्ति के बीच में बातचीत दोनों व्यक्ति के बीच ही रह सकता है, लेकिन बात गया 6 कानों में, 6 से 12 होने में समय नहीं लगेगा। चाहे बात कितना हूँ गुप्त कर दीजिए, वो अपने खास को कहेगा, वो अपने खास को कहेगा। दुनिया में हर व्यक्ति का एक खास है, ककरो कहबे ने हम आहे के कहे छी, और वो अगला को कहेगा हे ककरो कहबे ने हम आहे के कहे छी। ऐसे कहते कहते पूरे स्टेट फैल जाता है, पूरे देश फैल जाती है।
तो असल बातचीत एडिसन ने कहा सिर्फ 2 व्यक्तियों के रूप में ही हो सकता है, और तभी व्यक्ति अपने दिल की बातें जो है खोलते हैं, और 3 हो जाए तो औपचारिकता आने लगती है। कहा भी गया है कि 6 कान में पड़ी बात खुल जाती है। लेखक का मानना है कि बातचीत सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है, अर्थात 6 के कान में पड़ी हुई बात आउट हो जाता है। इसलिए जब गुप्त वाला कोई बात हो आप लोगों के लिए तो केवल 2 कान तक ही जाना चाहिए, अर्थात 2 कान आपका, 2 कान उसका। तीसरा कान में गया तो बात को फैलते समय नहीं लगेगा। वैसे भी ये देश है भारत, कृषि प्रधान देश। 1857 की उतनी बड़ी क्रांति अफवाह के कारण हुआ। काने कान काने कान काने कान फैलते फैलते पूरे भारत हो गया, जिसका रूप ले लिया 1857 की क्रांति। उसका परिणाम हुआ कि 90 वर्षों के बाद हमें आज़ादी का मुंह देखे, आज़ादी हमें हाथ लगा। जहां तक उनके जमात, मीटिंग या सभा का समझ न लिया जाए, लेखक के अनुसार 3 के बीच बातचीत अंगूठी में जर नग्न की तरह हो जाती है। अंगूठी में जरे नग की तरह हो जाती है। नग बुझे छो? नथियो में नग रहे छे, नाक वाला में, यानी सानिया मिर्जा के टाइप में जो होता है, देखिएगा बीच में नग दे देता है, अर्थात कौन चीज? कांच। वो भी बिक जाता है किसके भाव में? सोना के भाव में। अब बेचने जाइए, जो 1800 रुपया नथिया का पड़ा आपको, सोनार क्या करता है? रखता है, 1 हथौड़ा देता है उसको, सब नग हटा दल के दाम भ गया 1100। कहते यानी सोना के भाव में जब ललिए यहाँ वो भ गया खत्म। इसलिए अंगूठी में जड़े नग की तरह होती है। क्या आदमी के बीच का बातचीत? 3 आदमी के, 3 के बीच की बातचीत अंगूठी में जड़े नग की तरह होती है। तो 4 की संख्या में खुले बात न होती है, और तो 4 की संख्या में खुल के बात नहीं होती है। 4 से अधिक की बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है, बातचीत नहीं कहा जाता। 4 आदमी जब बैठ गए तब बातचीत चालू होगा कहाँ से और खत्म होगा कहाँ, इसका कोई गारंटी नहीं। तो उस बातचीत को बातचीत नहीं, उस बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है, बातचीत नहीं कहा जाता है। राम रमौवल भ रहल छे, की भ रहल छे पता नहीं, कौन विषय पर बातचीत होय छे पता नहीं। बात चलेगा पढ़ाई लिखाई से होते होते शादी ब्याह क्रिकेट होते हुए एकदम चले जाएंगे नेता लीडर पर, वोट भाट पे, एकदम झोटम झोटा भी हो जाता है, मारा पीटे भी हो जाता है। बातचीत का कोई अंत नहीं है। अर्थात जब 4 आदमी के बातचीत को क्या कहा गया है? राम रमौवल कहा गया। क्या कहा गया है? राम रमौवल कहा गया है, उसको बातचीत नहीं कहा गया है। लेखक ने इस बात की मजेदार चर्चा की है कि भय भेद, वय भेद, ज्ञान भेद और स्थिति भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपस में कैसी बातचीत करते हैं। उनके अनुसार 2 वृद्धों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अब लेखक कह रहे हैं कि आखिर हर व्यक्ति का बातचीत का ढंग कैसा है। यदि 2 वृद्ध व्यक्ति की बातचीत हो तो अक्सर वो व्यक्ति जमाने की शिकायत करते हैं, पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन होता है और वर्तमान समय के लायक नौजवान की भी निंदा होती रहती है। नौजवानों की क्या होती है? निंदा। वो पुराने जमाने, बाप रे बाप, लड़की यार साइकिल जे चलवे छे ना, उनको सबसे बड़ा दिक्कत है। उनको लगता है कि नहीं, लड़की को साइकिल नहीं चलाना चाहिए, लड़की को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो जो है जमाने के पिछले जमाने में जी रहे हैं, जबकि लड़कियां आज एरोप्लेन चला रही, लड़कियां बस चला रही है, यहाँ तक कि यहाँ लड़की पूरा का पूरा देश चला रही है, राज्य चला रही है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है कहीं ना कहीं। लेकिन वो व्यक्ति को लगता है क्या, लड़की सिर्फ घर की है, वो घर में ही रहना चाहिए। तो 2 वृद्ध व्यक्ति का जो बातचीत होता है वो जमाने की निंदा करते हैं, और इस जमाने की, वर्तमान जमाने के जो नवयुवक हैं उनको भी क्या करते हैं? उनका भी आलोचना करते हैं। नौजवानों की भी निंदा होती है। 2 पढ़े लिखे लोग साहित्यकार, कलाकारों आदि पर चर्चा करेंगे तथा अपने को सर्वाधिक ज्ञानी बताएंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो साहित्य की चर्चा करेंगे, यानी लेखकों के बारे में कहेंगे और अपने आप को सर्वाधिक ज्ञानी बताने का प्रयास करते हैं 2 पढ़े लिखे लोग। उनका बातचीत कुछ और। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 वृद्ध व्यक्ति का बीच की बातचीत जमाने पर शिकायत होती है। 2 पढ़े लिखे लोगों की बात साहित्य पर, कलाकारों आदि पर होता है। फिल्म पर बात होगा, काठियावाड़ी पर बात होता है। अपने अपने को ज़्यादा ज्ञानी, हम ज़्यादा जानते हैं, ऐसा वो
दिखाने का प्रयास करेंगे। दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुंदर उड़ पड़ता है, और दो सहेली की जो बातचीत है, वो दो सहेली की बातचीत में समझिए रस का समुंदर उमड़ पड़ता है। तो दो बूढ़ियों के बातचीत, बहुओं और बेटियों की निंदा, पास पड़ोस के घरों की स्त्री पुरुष की बखिया उधेरना या फिर किसी विषय पर झगड़ते हुए समाप्त होती है। यहाँ पे सबसे अच्छा बातचीत का रस का समुंदर उमड़ पड़ता है सखी दो सहेलियों के बीच, अर्थात दो लड़कियों के बीच। बातचीत एक बार छिड़ जाए तो शिवाजी नगर की यदि हम बात करें तो इतने भूजा ले आके खाते रहेगा, बातचीत हो रहा है। ये बहना अहाँ कतो गल, ये बहना अहाँ की के लिए, ये अहाँ की के लिए, एकदम लंबा सा चलता है। इसका छोटा रूप नहीं कहा जाए तो इस प्रकार जो है। और दो बूढ़ियों के बीच का जो बातचीत होता है, दो बूढ़ी के बीच का जो बातचीत होता है, अर्थात वो बहू और बेटियों की निंदा करते हैं, आस पड़ोस के घरों के पुरुष की बखिया उधेरना, फलना ई कैलकै, फलना ऊ कैलकै, ऐसे किया वैसे किया, फलना के पुतहु अन्ना करे छै, तू अन्ना करे छै, फलना के बेटी पास क गेलै तू नहीं कैले, बखिया उधेरना चालू करते हैं। जबकि और अंत में ये भी हो सकता है कि दोनों झगड़ते हुए उस बातचीत को समाप्त भी करते हैं, अर्थात दो बूढ़ियों के बीच के बातचीत ऐसे होते हैं। अब लेखक ने किसी को नहीं छोड़ा है। स्कूल के लड़कों की बातचीत खेल कूद और साथियों तथा अध्यापकों की निंदा प्रशंसा से जुड़ी होती है। खेल कूद पर बातचीत करेंगे, अध्यापक का कोई निंदा करेंगे तो कोई अध्यापक का प्रशंसा करेंगे। तो इस प्रकार की बातचीत होते हैं। चंडू खाने की अफीमचियों की बातचीत का अलग रंग और अलग रस होता है, अर्थात चुड्डू खाने अर्थात चुल्लू खाना, बंगाली में इसको कहा गया है। चुल्लू कहा गया है दारू को, शराब, समझ रहे हैं ना। उसका जो बातचीत का ढंग होगा, की कहली रे, पी के हमको नहीं करने आता है वो साहब। पिए हुए आदमी का जो ढंग देखिएगा बिल्कुल अलग। बस आ रहा है तो एकदम धीरे धीरे टलमलाते भी साइड हो जाएगा, और नहीं है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से, लेकिन गिरेगा नहीं जा। बात समझ रहे हैं ना। तो उसके खाने, उसका ढंग, बातचीत करने का तो ढंग ही बिल्कुल अलग होता है। अब ये था पाठ का सारांश, बातचीत। कुछ पॉइंट्स जो छूटे होंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि 4 महीना के अंदर में हमें हिंदी का तैयारी करना है, और वो भी बेहतर ढंग से करनी है। तो आइए अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि आखिर बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। 23 जून 1844 को। 84 नहीं लगाइएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, ये गलत, ये सही हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। किस काल के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्वक बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो सबसे अवाक होकर अपने से बातचीत करना, जो कि अभी सारांश में वो पॉइंट छूट गया था। लेखक ये भी कहते हैं कि सबसे अच्छा बातचीत जो है दो आदमी के बीच तो है ही। वो किसने कहा, एडिसन ने कहा, और बेन जॉनसन के बारे में इसमें नहीं बताया गया। बेन जॉनसन ने कहा कि अपने आप से बातचीत करना सबसे उचित है। आपके मन, आपके भी अंदर 2 मन है। एक मन, शिवाजी नगर जा रहे हैं, कोचिंग का टाइम हो गया है, घर जाते हैं और आपका मन हो रहा है खेसारी लाल ले ना कहीं देख आवे। तो एक मन कहे नहीं, मम्मी बोला है नहीं जाने के लिए कहीं भी इधर उधर। एक मन कहेगा चल जे हते से देख। कोई भी गलत काम कीजिए, या अभी आप लोगों का एग्जाम नजदीक है, कभी कभी नींद नहीं आता होगा, बहुत विद्यार्थी तो चैन से सो रहे हैं। एक सुबह को उठते समय एक मन कहता होगा कल से पढ़ेंगे, एक मन कहते क्या दिन से काल काल कर रहल छी, आई उठ जो, फिर एगो मन दूर सुतिए रहे। ऐसा होता है। तो असल बातचीत
बेन जॉनसन ने कहा अपने आप से बातचीत कीजिए और जो मन आपका कहता है वही कीजिए, क्योंकि मन कभी किसी का गलत नहीं कहा है। कभी कभी मानते हैं ये दिल जो है सोचने की जगह नहीं है, सोचने का काम है मस्तिष्क का, लेकिन दिल का भी काम, दिल जो भी कहता है ना वो कभी भी गलत नहीं कहता है। मानते हैं लेफ्ट साइड में, कहता है हमेशा राइट बात है। कहाँ? लेफ्ट साइड में, दिल लेफ्ट साइड में है, लेकिन कहता है हमेशा राइट बात, वो कभी गलत नहीं कहता है। इसलिए उनके बातों को भी सुनिए, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ये बात किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। अगला है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, संवाद का अर्थ होता है कि संवाद, जैसे राम भगवान के संवाद को सीता जी के पास लेकर गए थे कौन? हनुमान। तो संवाद कहने में आत्मीयता होना चाहिए। अर्थात क्या? मान लीजिए हमारे घर में कोई देहांत हो गया और आपको गाड़ी दिए, ए मोहन बाबू के लिया गाड़ी लिया कि जाओ हमरा नानी गांव में कह देवे जे सर जी के कोई देहांत हो गए घर में, आ ओतऽ भ रहल छै कथी? फलदान, ओकरा बेटा के गलिए यौ फलना मर गए। आप में आत्मीयता हुआ? समय परिस्थिति को देख के आपको सही तरीका से संवाद करने नहीं आया। क्या राम भगवान ने हनुमान जी को कहे थे कि जाइए लंका जला के आइएगा? नहीं, परिस्थिति देखा, लंका जला के आया। बात समझ रहे हैं ना? तो संवाद में, संवाद का अर्थ ही होता है दो व्यक्तियों के बीच का बातचीत, उसमें आत्मीयता होना चाहिए। तो तर्क नहीं, जिज्ञासा नहीं, प्रवाहपूर्ण भाषा नहीं, क्या होना चाहिए? आत्मीयता होना चाहिए। अर्थात ये सब गलत। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो प्रतापनगर, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिष्ना नामक हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है किसने निकाला? बालकृष्ण भट्ट ने, जिनका जन्म हुआ कब? 23 जून 1844, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश से। आप 75% लेखक उत्तर प्रदेश ही पाइएगा, यूपी ही पाइएगा। अब देखिए अगला है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की, श्याम सुंदर की, रामदास शुक्ल की और लाल भगवान दीन की। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं क्या आता है। आप खोज के बताइए हमें संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्य कथा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये भी बालकृष्ण भट्ट हैं और ये भी बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान एक सुजान, भट्ट गुप्त बैरी उपन्यास के उपन्यासकार और भट्ट रसातल यात्रा उपन्यास के लेखक, भट्ट उचित दक्षिणा उपन्यास के उपन्यासकार, सेम टू सेम। भट्ट हमारी घड़ी उपन्यास के उपन्यासकार भी कौन? और सद्भाव का अभाव भी कौन? बालकृष्ण भट्ट। पद्मावत क्या है? कहानी है, इसके लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। और भट्ट किरातंजनीय के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। और भट्ट बेनी संहार के लेखक भी कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये था हमारा आज का क्लास, हिंदी का क्लास, जिसमें हमने आपको बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बताया और क्वेश्चन आंसर भी बताए, पाठ का सारांश भी बताएं। और हमारे साथ साथ यदि आपका थोड़ा सा मेहनत हो, बस 5 से 10% यदि आपका मेहनत हो, तो आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, गारंटी नहीं, आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आपका नंबर अच्छा लाने से कोई नहीं रोकेगा। और जिस दिन यदि आत्मा जो बात कह दे ना कि इस बार हमारा तैयारी अच्छा है, तो रिजल्ट भी अच्छा होता है, निश्चित रूप से अच्छा होता है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।